हेलो एस्पिरेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल और अपनी अच्छी तरीके से एमडी कैट की तैयारी कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं। जो हमारे पास लेक्चर है वो इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जो कि वाटर है, और उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इस इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारे पास है लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक थे। यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया, उसके अलावा प्रोटीन को डिस्कस किया, उसके अलावा लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया हुआ था। तो फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो दो टाइप्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। तो आज हम इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि वाटर है हमारे पास। वाटर भी बेसिकली हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है। तो एमबीकेट के हवाले से यहाँ से भी काफी सारे एमसीक्यूज उठाए जाते हैं, खासतौर पे इनके स्ट्रक्चर से और उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज जो भी हैं उनमें से उठाए जाते हैं। तो आज हम डिटेली डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। और इस लेक्चर के बाद आई होप आप लोगों को कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो कि आपको कंफ्यूज करे वाटर से रिलेटेड। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। बेसिकली अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर सबसे पहले देखें तो हम कहते हैं कि वाटर जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, पहली सी बात हो। और इसके अलावा हम कहते हैं कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है। यानी कि हमारे पास जो दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और इसके अलावा एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज है, बेसिकली प्रॉपर्टीज इनमें से 7 to 8 प्रॉपर्टीज हैं जो अभी डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, जो फर्स्ट वन हमारे पास मौजूद है वो है हाई पोलरिटी। यानी कि हाई पोलरिटी इसकी है। बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले समझे। हाई पोलरिटी को समझने से पहले तो हम कहते हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होकर जो है वाटर बनाता है। तो बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर जो सिंपल हमारे पास हो जाएगी वो इस तरीके से होगी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिलेगा और ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगा, एक हाइड्रोजन होगी और दूसरी भी हाइड्रोजन होगी। यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे और फॉर्म करेंगे एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल कहें तो वो हमारे पास वाटर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पे जो है एक छोटा आइटम है जो कि हमारे पास हाइड्रोजन है, एक बड़ा आइटम है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन है। तो इनमें से चार्जेस का भी डिफरेंस होता है। अब चार्जेस का डिफरेंस जो होता है वो भी समझते हैं। सबसे पहले ये समझें कि इसमें से कौन से एटम पर कौन सी चार्ज होती है। तो अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाती है। यानी कि ये जो है बड़ा होता है, इसमें से अट्रैक्शन की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। और इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, वहीं पे भी जो दूसरी हाइड्रोजन होती है उसमें से भी पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अगर इसकी बात करें ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, ये जो डिफरेंस इन चार्जेस आ रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। तो फिर वहीं पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है इसकी जो अट्रैक्शन पावर होती है ऑक्सीजन की वो ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की जो पावर होती है वो बिल्कुल कम होती है। अब ये जो बांड बनाते हैं आपस में, जो बांड बनाते हैं वो कोविलेंट बांड बनाते हैं, पहली सी बात हो। यानी कि इनमें से जो आपस में बांड होगी इस एक ही मॉलिक्यूल में वो कोविलेंट बांड होगी। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है वो कोविलेंट बांड। अगर मॉलिक्यूल हो जाएगा तो वो आपस में दूसरे जो मिलेंगे वो दूसरी फिजिकल बांड होगी, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं तो वो अलग ही बांड होती है। कहने का मकसद यही है। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो पोलर बन रहा है। अब इसकी जो पोलरिटी होती है हम कह रहे हैं कि वो हाई पोलरिटी होती है। यानी कि हाई पोलरिटी बेसिकली किसकी वजह से होती है, ये है कहते हैं कि वाटर है हाई पोलरिटी बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज पार्शियली नेगेटिव होता है। यानी कि ऑक्सीजन एटम जो होता है वो पार्शियली नेगेटिव होगा एंड द हाइड्रोजन इज अ पार्शियली पॉजिटिव एटम। यानी कि एक पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो पार्शियली नेगेटिव होता है। इसकी वजह से इसकी जो होती है हाई पोलरिटी होती है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे जो पोलरिटी है वो ज्यादा आती है। तो फिर ये जो है इसका एक बेनिफिट हो जाता है कि पोलर सबस्टेंस जो होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। यानी कि दूसरे जो पोलर सबस्टेंस हैं वो सारे जो होते हैं वो इस ऐसी प्रॉपर्टीज की वजह से, हाई पोलरिटी की वजह से वो सारे जो हैं पोलर उस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर को जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने वाली जो चीज है हमारे पास वो क्या है, वो ये है कि इसमें से हाई पोलरिटी है। पहली सी बात, हाई पोलरिटी ही वाटर को जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हाई पोलरिटी अगर वाटर में प्रॉपर्टीज ना होती तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट ना होता।
और दूसरा जो हमारे पास जो एक मेन पॉइंट है वो एक्वियस एक सॉल्यूशन होता है। एक्वियस जो सॉल्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से सारे जो एक्टिविटीज होती हैं उसको परफॉर्म कराता है। एक्वियस सॉल्यूशन बेसिकली एक्वियस सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए भी वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वाटर जो होता है ऑलमोस्ट सारी जो चीजें होती हैं उनको आसानी से डिजोल्व कर देता है। तो फिर एक्वियस सॉल्यूशन को भी फॉर्म कराने के लिए किसके अहम रोल होता है, किसका अहम है रोल, हम कहेंगे कि वाटर का अहम रोल होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हाई पोलैरिटी की वजह से पहली सी बात तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और इसके अलावा एक्वियस सॉल्यूशन को भी फॉर्म कराने के लिए जो वाटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है, हाई पोलैरिटी है। ओके, हाई पोलैरिटी की वजह से ये जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये इतना क्लियर हो गया। ओके, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे सेकंड वन जो है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे बात करें तो इन आपस में जो मॉलिक्यूल है, पहली सी बात अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो जाहिर सी बातें नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे से मॉलिक्यूल होंगे वाटर के। यानी कि अगर किसी आप देखते हैं मिसाल लें, किसी जग का मिसाल लें, किसी गिलास का मिसाल लें, वहां पे अगर पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है, तो वहीं पे वाटर का एक मॉलिक्यूल तो पहली सी बात तो नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे से मॉलिक्यूल भी मौजूद होंगे। अगर मैं इसी वाटर के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दूं तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, और दूसरे मॉलिक्यूल भी यहाँ पे जाहिर सी बात है मौजूद होंगे। अगर दूसरा मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल बना रहा हूँ तो फिर वो जो है ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे है, और इसके अलावा दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पे है। ओके, ये क्या करेगा, अब ये जो है ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है। यहाँ पे भी इसमें से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगी। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, इंट्रा मालिकुलर फोर्सेज होता है। इंट्रा मालिकुलर फोर्सेज में से भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे से। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक नहीं बल्कि वीकेस्ट फॉर्म ऑफ द जो हमारे पास इंट्रा मालिकुलर फोर्सेज है वो वीकेस्ट फॉर्म में होती है। यानी कि ये बहुत ज्यादा सी वीक है, मगर ये आपस में जो मालिक्यूल होते हैं उनको बांध करके रखती है। इसकी बहुत सी बेनिफिट्स होते हैं, अगर ये ना होते तो जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो हो सकता है कि वाटर में मौजूद ना होती। इसे आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर इसमें से बात करें तो यहाँ पे जो बांड बन रही है, ये तो हमने कोवेलेंट बांड जो डिस्कस की, कोवेलेंट बांड क्या थी, इस मालिक्यूल के एक ही मालिक्यूल के अंदर थी जो कि ऑक्सीजन और इसके अलावा हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन कर रही थी। तो ये जो एक मालिक्यूल वाटर का है और दूसरा ये मालिक्यूल वाटर का है, इसको आपस में कंबाइन करने वाली एक बॉन्ड है, एक फिजिकल बॉन्ड है। ये जो थी याद रखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड थी। आपसे सवाल हो सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, सॉरी केमिकल बॉन्ड, कौन सी यहाँ पे केमिकल बॉन्ड है इन द वाटर, वाटर में वो कोवेलेंट बॉन्ड है, या आपके दूसरा जो ऑप्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड है, या तीसरा कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो फिर हम आप कहेंगे कि ये जो है आपस में जो केमिकली बॉन्ड होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड होगी, और जो फिजिकली फिजिकली तौर पे होगी वो कौन सी बॉन्ड होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। यानी कि आप कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करने वाली बॉन्ड है हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने वहीं पे पॉइंट लिखी हुई है, हम कह रहे हैं कि इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन सा है, वीकेस्ट फॉर्म में है। यानी कि एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, दूसरा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे ज्यादा हो, और ये जो है वीकेस्ट फॉर्म में है, यानी कि है सही और वीकेस्ट फॉर्म में है। और उसके अलावा ये क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स है, हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी वाटर में प्रॉपर्टीज मिल रही है, वो कहते हैं हमारे पास जो है वो पोलरिटी आ जाती है। बेसिकली वाटर में जो है पोलरिटी दिलाने वाली जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो किस वजह से होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगी। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, वो होती है कोएक्शन, और जो दूसरी होती है एडिशन होती है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वगैरह या डिससॉल्विंग वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज आती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आती हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में हो रही है, वाटर में फिजिकल बॉन्ड जो है वो हो रही है, तो इसकी वजह से ये जो 3 से 4 की 5 चीजें हैं वो हो रही हैं। एक कोहेशन हो रहा है, और दूसरी जो है पोलरिटी हो रही है, एंड एडिशन वगैरह हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट हो रही है, और इसके अलावा डिसॉल्विंग भी हो रही है। ये किसके नतीजे हैं, ये किसके रिजल्ट हो रही है, आप कहेंगे सर ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिजल्ट में हमें मिल रही है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे ना होती, जो फिजिकल बॉन्ड है ना होती, तो शायद वाटर में ये जो प्रॉपर्टीज हैं, पोलरिटी हो गया, कोहेशन हो गया, एडिशन हो गया, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट या डिसॉल्विंग वगैरह हो गया, ये चीजें हमें ना मिल पाती। ओके, पोलरिटी की बात करें तो पोलरिटी भी इसकी एक प्रॉपर्टीज हो रही है जो हाइड्रोजन की बाइंडिंग की वजह से हो रही है।
ओके, ये था हमारे पास जो है हाइड्रोजन बाइंडिंग। एंड देन थर्ड जो प्रॉपर्टी है वाटर की, वो है कोहेशन एंड एडिशन फोर्सेज। अब ये फोर्सेज हैं, दो जो फोर्सेज हैं वो कोहेशन एंड एडिशन फोर्सेज की वजह से होती हैं। वहाँ पे अगर बात करें तो यहीं पे दो फोर्सेज हो रही हैं जो कि हर एक ऑलमोस्ट लिक्विड में मौजूद होती हैं। अब वहीं पे जो है एक को कोहेशन कह रहे हैं और दूसरा जो है एडिशन हो रहा है। अब कोहेशन की बात करें तो कोहेशन हम कहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे अगर फोकस करें, कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट उठाया, सपोज करें कि आपने एक गिलास उठाया। अब गिलास में क्या किया कि वाटर को आपने इन किया। अब वाटर को जब आपने इन किया तो जाहिर सी बात है ये जो वाटर आपस में मिल रहा है या वाटर आपस में है, तो इनमें से भी फोर्स है, यानी कि मॉलिक्यूल जो भी वाटर के हैं इनके आपस में भी ऐसा फोर्स है जो आपस में वो कंबाइन हुए हैं। अब उस फोर्स को आप क्या कहेंगे? उस फोर्स को कहेंगे कि सर ये जो है कोहेशन फोर्स है। कोहेशन फोर्स की वजह से ही वो जो मॉलिक्यूल है, आप कहेंगे कि सर वो जो कोहेशन फोर्स की वजह से ही आपस में कंबाइन है। ओके, देन इसके अलावा अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है एडेशन। बेसिकली एडेशन क्या है? हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल थे वो सिमिलर के साथ थे, यानी कि सिमिलर मॉलिक्यूल आपस में थे। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो या उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट से आपस में कंबाइन हो जाए तो फिर वो क्या होगी? वो एडेशन कहेंगे। एडेशन क्या होगा? एडेशन जो है अट्रैक्शन फोर्स होगा बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसमें से सिमिलर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। और सपोज करें कि इसके लिए अगर आपको उसमें से वेजल्स की पहली सी बात तो जरूरत होगी, यानी कि अगर यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो एडिशन किसके लिए? एडिशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एडिशन कि वो जो है क्लोज हो इसमें से, वेजल्स में से। अब वेजल्स से अलावा वो जो है ऑलमोस्ट जो एडिशन होती है वो नहीं हो पाती। अब वेजल से मुराद यही है कि अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में आप कहेंगे कि सर वो जो है जैसे कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराती हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं ट्रांसपोर्ट में? वेजल्स की बात करें तो एक हमारे पास जाइलम होती है प्लांट्स में, और दूसरी जो लेती है वो फिलोएम होती है। यानी कि जाइलम और फिलोएम में जो प्रोसेस हो रहा है वो वेजल्स के थ्रू हो रहा है, और उस फोर्सेस की वजह से जो भी इसमें से प्रेशर पैदा हो रहा है, फोर्स पैदा हो रहा है, उस फोर्स को हम जो नाम दे रहे हैं वो एडिशन नाम दे रहे हैं। यानी एडिशन एक ऐसा फोर्स होता है, ऐसी फोर्स जो होती है जो वेजल्स में होती है, और वो क्या करती है? उस फोर्स की वजह से वो जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, ट्रेवल करके वहां तक पहुंचती है। ओके, अगर बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में आप कह सकते हैं कि ये जो सर वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होती हैं, उसपे से भी कोहेशन होता है, यानी कि कोई जो कोहेशन वो उसमें से होता है, और मेन जो होता है वो एडिशन होता है वेजल्स के हवाले से। वहां पे भी वेजल्स हो रही हैं, जो ब्लड वेजल्स वगैरह हैं उनमें से एडिशन होगा। ओके, ये जो है फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस की वजह से पहली बात हो क्या रहा है, मेन अगर बात करें तो ये जो होती हैं अलो करती हैं किस चीज़ को? ट्रांसपोर्ट करो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो भी चीज़ें हैं मटेरियल पहुंचाने हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो मिनरल्स वगैरह हमें पहुंचाने होती है प्लांट्स को अपर साइड पे जो भी होते हैं वहां तक भी पहुंचाने के लिए एडिशन और कोहेशन का भी मेन रोल है। उसके अलावा मूवमेंट कराती है वाटर को लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये जो फोर्सेज होते हैं इनका यही बहुत ही बड़ा सा कमाल होता है, जिसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सारी ट्रांसपोर्ट होती है वो ऑलमोस्ट इन्हीं फोर्सेस की वजह से होती है। ये था कोहेशन एंड एडिशन। हमने तीन प्रॉपर्टीज को अभी डिस्कस किया, हाई पोलैरिटी, उसके अलावा हाइड्रोजन बाइंडिंग, एंड देन उसके अलावा हमने डिस्कस किया कोहेशन एंड एडिशन फोर्सेस को। और इसके अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे जो फोर्थ वन है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बेसिकली हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मुराद अगर हम पहले समझे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट क्या है? तो स्पेसिफिक हीट को हम जो डिफाइन करते हैं, सपोज करें कि आपने कोई भी वाटर का पॉट उठाया, अब उसमें से उसको हीट अप करना शुरू कर दिया। अब हीट अप को आप मेजर करने के लिए पहली सी बात तो थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। जब आपने इसमें से थर्मामीटर को उसमें से इन किया, जब आपने देखा कि उसमें थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है, सपोज करते हैं कि वहाँ पे क्या था, 15 सेंटीग्रेड था। और 15 सेंटीग्रेड जो वहाँ पे था उसके बाद आपने उसे बाहर निकाला, उसे और मजीद जो टेम्परेचर दिया। अब मजीद टेम्परेचर देने के बाद आपने फिर नोट किया, फिर देखा कि वो जो है वो 16 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अब ये जो आपने डिफरेंस देखा, वो जो डिफरेंस होगा 1 सेंटीग्रेड का, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाई होती है। पहली सी बात स्पेसिफिक हीट, अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम कहते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है, एक हीट एनर्जी जो हम दे रहे थे वो किसको दे रहे थे? रिक्वायर जो चाहिए थी, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 milligram of a substance by 1 Celsius,
यहाँ पे जो 1 सेल्सियस जो इंक्रीज हुई थी वो किस वजह से हुई थी कि हमने हीट एनर्जी उसे दी थी जो उसे रिक्वायर थी, टेम्परेचर को इंक्रीज किया था। वो जो इसका वॉल्यूम होता है, याद रखेंगे कि वॉल्यूम इसका जो है वो फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम 1 जो ग्राम होता है उसे कंसिडर करते हैं। ये इसके लिए यानी कि अगर एक सेंटीग्रेड आपस में जो है इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि पहले जो 15 था 15 से अगर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया और 16 हो गया तो वहाँ पे स्पेसिफिक हीट है। अब यहाँ पे जो है जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो है कि हाई स्पेसिफिक हीट होती है, कैपेसिटी इसमें से ज्यादा होती है। अब इसकी वजह से उसमें से पहली सी बात ये किस वजह से हो रही है, ये इस वजह से होती है क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होती है। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रही है उसकी बहुत सारी सी प्रॉपर्टीज है। अगर ये ना होती तो शायद ये जो वाटर की दूसरी प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ये ना होती, क्योंकि इसकी वजह से हाई स्पेसिफिक हीट पहली सी बात में उसमें की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है एक्ट करता है इस वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइजर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर वाटर में जो है हाई स्पेसिफिक हीट ना होती, कैपेसिटी ना होती, तो शायद वो जो हमारे पास पानी है, पानी जो है वो खत्म हो जाता और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अच्छे तरीके से सर्वाइव ना कर पाते। तो फिर ये जो वाटर है वो टेम्परेचर को किस तरीके से एक्ट कराता है, स्टेबलाइजर करता है। तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि स्टेबलाइजर के तौर पे भी वहाँ पे काम करता है। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। अगर इसकी बात करें तो वहाँ पे जो फिफ्थ वन हमारे पास मौजूद है वो है हाई हीट वेपोराइजेशन। अगर आपने इसके समझ लिया तो इसे समझना भी बिल्कुल आसान होगा। अब वेपोराइजेशन यानी कि वेपर की सूरत में एवापोरेट हो जाना, किसी भी लिक्विड का वेपर की सूरत में कन्वर्ट हो जाना। अब कहेंगे सर कि हमारे पास जो लिक्विड है उस लिक्विड को वेपर की सूरत में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर की सूरत पहुंचाने के लिए जो भी हमारे पास हीट रिक्वायर होगी तो फिर हम इसे हीट वेपोराइजेशन कहेंगे। हीट ऑफ वेपोराइजेशन बेसिकली डेफिनेशन को बात करें तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट इनटू द वेपर स्टेट, स्टेट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और हम उसे क्या करेंगे, उसे हम जो कहेंगे उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो को किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए तो फिर वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। बेसिकली वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट ये नेमत है कि अगर वाटर में भी यही नेमत उसमें से दे ताकि वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा सेल्फ में जो पानी मौजूद है। पहली सी बात तो हमें पता है कि यहाँ पे जो वाटर में पानी है वो 70% तो 90% होता है, यानी कि 70% टू 90% ऑलमोस्ट पानी है। अब वाटर में अल्लाह ताला ने ये नेमत रखी कि उसे एक ऐसी प्रॉपर्टीज दी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान ना दे। बेसिकली अगर वहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है, अगर ये प्रॉपर्टीज वाटर में ना होती, सपोज करें तो फिर क्या होता। बेसिकली अगर दूसरी चीजें देखें तो दूसरी जो चीजें जैसे कि पेट्रोल का मिसाल लें, पेट्रोल को जब आप खोलते हैं, जब आप ओपन इसे इन्वायरमेंट देते हैं तो वो क्या होता है, जल्द अज जल्द वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करें थोड़ी देर के लिए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है मगर थोड़ी देर के लिए अगर तस्वर करें कि आप अगर पानी की जगह पे अपनी जो इंसान जात की बॉडी है उसमें से अगर पेट्रोल मौजूद था तो वो जल्द अज जल्द वेपोराइज हो जाता, क्योंकि पेट्रोल में से प्रॉपर्टीज ये जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। यहाँ पे क्या है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बॉडी के हमारे पास जो बॉडी में वाटर है वो हीट देने की वजह से वहाँ पे वेपोराइज नहीं हो जा रहा, यानी कि वेपोराइज होने में भी टाइम लग रहा है, उसमें से ज्यादा हीट देनी पड़ रही है। तो इस हवाले से वो कभी भी वेपोराइज ऑलमोस्ट नहीं हो सकता। तो फिर उससे में से जब होगा तो वहाँ पे भी हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो फिर ये भी एक खास किस्म की प्रॉपर्टीज है वाटर की। इसमें से होता क्या है कि अगर इसकी बात करें, हम कह रहे हैं कि हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है इसकी, तो वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो कितनी हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो सकती है, वो कहते हैं कि 574 किलो केजल पर किलोग्राम। यानी कि यहाँ पे जो है हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट करने कन्वर्ट करने के लिए। ये जो है ऑलमोस्ट ज्यादा कैलोरीज चाहिए हमें उसको कन्वर्ट करने के लिए। कितनी कैलोरीज, हम कह रहे हैं कि 500 और जो 74 है किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम है, अगर मैं 1 किलोग्राम को उठाऊं तो फिर उससे मुझे कितनी कैलोरीज देनी पड़ेगी, 574 किलो कैलोरीज देनी पड़ेगी, जो कि एक बड़ी अमाउंट एनर्जी की है। अब इतनी एनर्जी हम देने के लिए तब भी हमारे पास जो है 1 किलोग्राम जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तो फिर इस हवाले से जो हमारे पास हमारी बॉडी है उसमें से ये चीजें बहुत एक बेनिफिकल होती है वाटर की प्रॉपर्टीज में। अगर बात करें इसकी
तो इसमें से अगर जो इसमें से लो अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है तो इसमें से हमको भी नुकसान था, इंसान ज़ात को भी नुकसान था। क्योंकि अगर हम गर्मियों की वजह से जैसे अभी जून जुलाई मंथ चल रहा है, तो फिर अगर हम किसी भी काम की वजह से बाहर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हम जो होते हमारी जो बॉडी के जो भी वाटर होता तो वो रिलीज हो जाता। वहाँ पे क्यों रिलीज होता था? क्योंकि वहीं पे जो हमारे पास जो बॉडी में मौजूद होती है वाटर, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। यानी कि लो हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से हमारी जो बॉडी का जो भी वाटर होता वो रिलीज हो जाता और हमारे जो सेल्स हैं श्रिंक हो जाते और हमारी डेथ हो जाती। तो फिर ये जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट एक वेल एंड गुड है, क्योंकि वो जो है हमें जिंदा रखने में हेल्प कर रही है। ओके, अब ये क्या कराती है? इसमें से स्टेबिलिटी कराती है। स्टेबिलिटी कैसे? जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 70% 90% हम कह रहे हैं कि सेल मौजूद है। अगर हमने अभी भी डिस्कस किया कि अगर ये जो है लो हीट ऑफ वेपराइजेशन होती तो जो वाटर था वाटर होता तो वहाँ पे जो है वाटर रिलीज हो जाता, वेपर में कन्वर्ट हो जाता। तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता तो वो जो सेल्स होते वो सेल श्रिंक हो जाते और वहाँ पे डेथ हो सकती थी। और उसके अलावा कूलिंग इफेक्ट होता है। बेसिकली होता क्या है, जब भी हम वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, वो जो वाटर जो स्वेटिंग की सूरत में वो हमारी स्किन से बाहर आ जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो है ज़्यादा एनर्जी करना स्टोर करना शुरू कर देती है। अब एनर्जी स्टोर करती जाती है स्टोर करती जाती है स्टोर करती जाती है, जब वो जो है वो ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा हीट हो जाती है तो फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। आपने ये जो ठंड वगैरह महसूस की होगी स्वेटिंग की वजह से, तो उसे कूलिंग इफेक्ट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, अगर इसकी बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोफोबिक एक्सपीरियंस। बेसिकली हमने हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी डिस्कस किया, हाई स्पेसिफिक हीट को भी डिस्कस किया, एंड देन 6 हमारे पास मौजूद है हाइड्रोफोबिक एक्सपीरियंस मौजूद है। अब इसका सिंपल सा मिसाल अगर आपको दूं तो आपने ये एक्सपेरिमेंट शायद अपने घरों में भी महसूस किया हो कि जब भी आप कोई पहाड़ उठाते हैं तो उसमें से वाटर मौजूद होता है। वहाँ पे जो नॉन पोलर कोई भी चीज़ होती है, मिसाल की बात में जो आप ऑयल्स बालों में इस्तेमाल करते हैं उसको ही, या कोई कुकीज़ वगैरह में जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो भी नॉन पोलर चीज़ होती है जैसे कहें तो, वो अगर आप उसे वाटर में इस्तेमाल करते हैं, वाटर में इन करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो कुछ ही मिनट के बाद वो जो है एक गोली दायरा बना लेता है, अपनी अलग एरिया बना लेता है। अब वो अलग एरिया किस वजह से बनाता है? क्योंकि वाटर में एक प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम हाइड्रोफोबिक एस्केलियन कह रहे हैं। हाइड्रोफोबिक एस्केलियन क्या होती है? तो हाइड्रोफोबिक एस्केलियन कहते हैं कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेज ऑयल ड्रॉप इनटू द लार्ज ड्रॉपलेट। यानी कि अगर कोई भी हमने बर्तन उठाया, सपोज करें ये हमारे पास कोई बर्तन है, अगर ये बर्तन है इसमें से हमने नॉन पोलर जो भी ऑयल था, ऑयल को अगर हमने इन किया, इंजेक्ट किया, वाटर में इन किया, तो वाटर में पहली सी बात तो वहां से अलग अलग होने लगे। यानी कि वो जो ऑयल ड्रॉप थे पहले अलग अलग हुए, फिर इसने क्या किया है कि इसमें से एक फिजिकल बॉन्ड होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और वो जो नॉन पोलर थे वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते तोड़ते वहां पे ऐसे ही गोल दायरा बना लेते हैं। अब वो गोल दायरा बना रहे हैं, किस वजह से बना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के वहां पे एक अलग सी पहचान बना ली है। यानी कि इसमें से जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर की जो प्रॉपर्टीज है, हाइड्रोफोबिक एक्सपेलियन कहती है कि जो नॉन पोलर है वो कभी भी इसमें डिजॉल्व नहीं हो सकते। वाटर खुद एक पोलर है तो उसमें से पोलर ही डिजॉल्व होगा, तो इसलिए वो जो ऑयल ड्रॉप होता है वो ऑयल ड्रॉप अलग ही नजर आता है। तो इस प्रॉपर्टीज को सिंपली हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सपेलियन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। आयोनाइजेशन के नाम से मुराद है यानी कि वाटर का आयन में टूट जाना। अब कैसे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर? कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज करता है किस चीज में? एक तो H प्लस आयन में, और OH जो नेगेटिव आयन्स होते हैं वहां पे आयोनाइज हो जाता है। उस क्या करता है आयोनाइजेशन में? जो पीएच होती है, पीएच वाटर मेंटेन करता है और इसके अलावा रिएक्टिविटी भी मेंटेन करता है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज आती है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के, वहां पे पीएच को मेंटेन करेगा। पहली सी बात तो पीएच को मेंटेन करना वाटर का काम होगा, और इसके अलावा रिएक्टिविटी भी जो होती है वाटर का ही काम होता है कि वो जो ह्यूमन बॉडी में जो रिएक्टिविटी एनिमल्स में है उसे कंट्रोल करे, उसे मेंटेन करे। देन उसके बाद अगर बात करें तो वाटर एक्ट करता है किससे? बफर की सूरत में। अब बफर क्या है? बफर बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे पास जो है वो पीएच को मेंटेन करता है। किसकी पीएच? एक एसिड की पीएच, और दूसरा जो है बेस की पीएच को मेंटेन करने वाली चीज को हम बफर का नाम देते हैं। यानी कि पीएच ऑफ एसिड एंड देन प्लस में पीएच ऑफ जो बेस होती है उसको मेंटेन करने वाली जो चीज होती है वो बफर होती है। बेसिकली कभी हमने एसिड खाया, कोई एसिड है
या कोई बेस है उसकी जो पीएच मेंटेन करेगा वो बफर होगा। यानी कि बफर जो है वो मेंटेन करता है पीएच को। किसकी पीएच होगी? वो एक तो एसिड की पीएच होगी और दूसरी जो है बेस की पीएच होगी। अब ये जो मेंटेन कर रहा है वो बफर कर रहा है। अब जो वाटर है, वाटर की जो प्रॉपर्टी है, वाटर एक्ट कर रहा है वो बफर की सूरत में एक्ट कर रहा है। यानी कि हमने जब भी आपने एसिड खाया, एसिड खाने के बाद जो है उसमें वाटर जो है, वाटर अपना काम शुरू करेगा। वो जो है एसिड को जी पीएच वो पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा वाटर जो होता है एम्फोटेरिक कंपाउंड के तौर पे भी काम करता है। यानी कि एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। बेसिकली ये जो है वाटर इज एम्फोटेरिक कंपाउंड इन नेचर। अभी एम्फोटेरिक कंपाउंड से मुराद क्या है? और हम कहते हैं कि एम्फोटेरिक कंपाउंड से मुराद ये है कि ये जो एक्ट करता है वो उसमें से एसिड भी होता है और देन इसके अलावा बेस के भी तौर पे काम करता है। यानी कि इसमें से एसिड और प्लस में बेस शामिल होते हैं। यानी कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से एसिड भी शामिल है और इसके अलावा बेस भी शामिल है। यानी कि ये जो है दोनों प्रॉपर्टीज को भी शो कर सकता है। इसके लिए हम कहते हैं कि ये बफर होता है। ओके, देन इसके अलावा अगर हमारे एट जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करें तो हम कहते हैं एनाबिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। यानी कि अगर आपसे मैं सिंपली सवाल करूं तो आपने जो है सवाल पूछा होगा या सोचा होगा कि आइस जो होती है वो वाटर पर फ्लोट कैसे करती है। बेसिकली आइस में पहली सी बात तो डेंसिटी कम होती है, ये भी अभी डिस्कस करते हैं। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी रिलेट होती है आइस को फ्लॉट करने वाली, जो वाटर पे फ्लॉट करता है वो जो है एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर के तौर पे होती है। अब एनामेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर में बेसिकली होता क्या है? वाटर एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल है कहीं, तो वहां पे जो है वो जो है बिलो द हमारे पास जो 4 सेंटीग्रेड होती है वहां पे जो है वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट बिहेवियर कराता है। यानी कि वाटर शो डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4 सेंटीग्रेड। यानी कि 0 सेंटीग्रेड से हम कह सकते हैं कि 4 सेंटीग्रेड तक वो जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज करना शुरू कर देता है। यानी कि डिफरेंट बिहेवियर करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। वहां पे क्या करता है कि हमने सिंपल ही रोजमर्रा जिंदगी में, डेली लाइफ में ये चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि हमारे पास जो हीट होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाता है। यानी कि एक्सपेंड होता है, सॉरी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसे हम हीट दे रहे हैं तो वो क्या करेगा? एक्सपेंड होना शुरू करेगा, फैलना शुरू करेगा। अगर हम इसे कूल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा। ये हमने डेली लाइफ में देखा है। मगर वाटर कहते हैं कि वाटर जब भी 4 सेंटीग्रेड पे आता है तो 4 सेंटीग्रेड पर वो क्या करता है? 0 to 4 सेंटीग्रेड पे वो जो है अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेता है। इस तरीके से अगर हम यहाँ से जो है हीट देना शुरू कर दें, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराना शुरू कर दें, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के बावजूद भी वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू देता है। यानी में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो जब भी हम वाटर को कूल करते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो है एक्सपेंड होना शुरू कर देता है। यानी कि वो जो है एक्सपेंड हो जाता है। ये जो वाटर की प्रॉपर्टीज है वो बिलो 4 सेंटीग्रेड जाहिर होती है। यानी कि 4 सेंटीग्रेड पर वाटर जो है अपनी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट जो है चेंज कर देता है। अब वाटर फ्लॉट क्यों करती है? इसका मेन रीजन होता है कि लो डेंसिटी ऑफ आइस काज फ्लोटिंग। यानी कि जो हमारे पास बर्फ होती है, आइस होती है, उसमें डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आपको सवाल पूछा जाएगा या आप पूछ सकते हैं कि वो जो है डेंसिटी किसकी कम है, वाटर की कम है या आइस की कम है? तो फिर आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर वहाँ पे जो है आइस की जो डेंसिटी है वो कम है और जो वाटर की डेंसिटी है वो ज्यादा है। अब होता क्या है, जब भी हम इसे टेम्परेचर देना वाटर को शुरू कर देते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल पहले सपोज करें यहाँ पे थे, यहाँ पे बहुत सारे से थे। अब वहाँ पे क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं जब भी कूलिंग इफेक्ट आता है तो वहाँ पे जो वाटर होते हैं वो इरेगुलर शेप में आ जाते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। और अगर दूसरा ही वाटर को उठाएं तो वाटर का जो कंटेनर है या कोई भी ऐसी चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा होंगे। तो फिर हम कहेंगे कि सर वहाँ जो डेंसिटी होती है वो वाटर की ज्यादा होती है और जो डेंसिटी आइस की होती है वो कम होती है। इसकी वजह से ही जो आइस होती है वो हमें वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करती नजर आती है। अब इसमें से फ्लोटिंग करने से बेसिकली फायदा क्या होगा या एनामल बिहेवियर ऑफ वाटर से हमें इस वाटर की प्रॉपर्टी से हमें क्या फायदा हो रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा हो रहा है? तो हम कहते हैं कि ये जो होता है पहली सी बात तो इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। यानी कि इंसुलेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन फ्रोजन एरियाज। यानी कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है वहाँ पे आइस जमी हुई होती है। बेसिकली ऐसे कुछ ओशन वगैरह होते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि जब ऊपर से आइस जमी हुई है, आइस प्लॉट हुई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो नीचे उसपे से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे हैं उसको बेनिफिट पहुंचाता है। वो जो है आइस पहले से ऊपर होती है। उसके अलावा वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो नीचे वाला होता है उसे भी मेंटेन करते हैं। यानी कि 0 to 4 सेंटीग्रेड तक भी वो नीचे वाला जो टेम्परेचर है
वो जो है मेंटेन करता है, और जो आइस ऊपर से है तो वो क्या करती है कि वो मेंटेन करती है टेम्परेचर को, और जो कूलिंग इफेक्ट जो है वो खुद ही जज़ब कर लेती है। वहाँ पे जो है उसमें से जो नीचे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो आसानी से अपनी जो लाइफ होते हैं वो सर्वाइव कर देते हैं। ओके, ये था लास्ट हमारे पास 8 जो एनामलियस बिहेवियर ऑफ वाटर था। ये थी 8 प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और दूसरे के साथ भी याद रखे शेयर करना, ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से फायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।